आप सभी जितने भी जीएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि हम जीएनएम फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर का तो शाम में क्लास आता है, अभी फर्स्ट ईयर का है। और आपको बताए हैं कि दिसंबर तक जो है सिलेबस अपना समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। उसके बाद हम लोग जनवरी से रिवीजन शुरू कर देंगे, समझ गए। तो आज का वीडियो, चूँकि आज मंडे है, तो आपका बायो साइंस का जो है, आपको पता है बायो साइंस में जो है आपके क्या होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, 3 चीज़ें होते हैं। इसमें से लगभग सारे चीज़ को मैं कवर किया हूँ, और कुछ जो बचा खचा है ये दिसंबर भर में हम लोग क्लियर कर लेंगे। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो है डिफरेंस लेकर आए हैं, समझ गए। महत्वपूर्ण जो है अंतर बताओ प्रश्न आपके आ सकते हैं एग्जाम में। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको हमको लोग को जानना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, और यह सब के सब जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, समझ गए। तो इस हिसाब से चलिए शुरू करते हैं। आज यह वीडियो नंबर आपका 30वां होने वाला है बायो साइंस का। इससे पहले अगर अभी तक आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं 29 वीडियो तक, तो जाकर जरूर देखना चाहिए आपको, क्योंकि हम कंटिन्यू आपके सीरियल पढ़ा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर का। तो सब लोगों को ये पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि अब बिना पढ़े ना जॉब होगा ना आपको अच्छा नंबर आएगा, समझ गए। तो ये चीज़ें को आप लोग को ध्यान में रखिए। चलिए शुरू करते हैं 30वां नंबर का वीडियो बायो साइंस का। तो आज हम लोग कुछ डिफरेंस वाला क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने पहला ही प्रश्न है, वो हमारा डिफरेंस है बैक्टीरिया, जीवाणु और वायरस, समझ गए। वायरस और बैक्टीरिया के बीच में अंतर बताना है, जो कि माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन है, समझ गए। तो यह इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया में क्या अंतर है। इस साइड हमारा बैक्टीरिया है, इस साइड हमारा वायरस है, दोनों के बीच में अंतर हम लोग देखेंगे, समझ गए। पहला अंतर है यूकोरियोटिक कोशिका। पहला यही अंतर है कि बैक्टीरिया जो होता है इसमें यूकैरियोटिक जो है कोशिका पाया जाता है, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है पाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ओके। कोशिका भित्ति उपस्थित, मतलब बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति जो है उपस्थित होते हैं, जबकि कोशिका भित्ति इसमें उपस्थित नहीं होते हैं। ये चीज़ें ध्यान में रखना है। आकार में वायरस से बड़े होते हैं। अब बैक्टीरिया जो होता है यह आकार में वायरस से बड़े होते हैं, जबकि यह बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होता है वायरस, समझ गए। ये वातावरण में तथा परपोषी कोशिकाओं दोनों में वृद्धि कर सकते हैं, मतलब यह इन्वायरमेंट में भी और किसी दूसरे जीवों पर भी जो है यह वृद्धि कर सकता है। यह केवल परपोषी कोशिका में ही वृद्धि कर सकते हैं, ऑब्लिगेंट पैरासाइट। तो आपको पता है यह केवल परपोषी किसी दूसरे कोशिकाओं में ही वृद्धि कर सकता है, जैसे मनुष्य का बॉडी हो गया, समझ गए ना। लेकिन यह दोनों कंडीशन में वृद्धि करेगा, समझ गए। प्रजनन द्विविभाजन बाइनरी फिजन द्वारा होता है। इसका जो प्रजनन है यह बाइनरी फिजन द्वारा होता है, यह बाइनरी फिजन द्वारा नहीं होता है। तो यही कुछ खास अंतर है जिसको आपको ध्यान में रखना है, कोई ज़्यादा तो है नहीं, समझ गए। डीएनए एवं आरएनए दोनों युक्त होता है। बैक्टीरिया आरएनए डीएनए दोनों युक्त होता है, जबकि वायरस जो होता है यह केवल एक जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए या ये फिर आरएनए के युक्त होगा, समझ गए। कोशिकांग युक्त होता है, मतलब इसमें कोशिका अंग पाया जाता है, इसमें कोई जो है कोशिकांग नहीं होता है। एंटीबायोटिक से नष्ट होता है, जबकि एंटीबायोटिक का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका एक अपना दवाई होता है, वह होता है आपका एंटीवायरल वाला दवाई होता है, जबकि इसके लिए एंटीबायोटिक्स होते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ के आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यही बैक्टीरिया और वायरस में अंतर है, यह जो है यूकोरियोटिक होता है, यह प्रोकैरियोटिक होता है, समझ गए। इसमें डीएनए आरएनए दोनों, इसमें सिर्फ डीएनए या फिर आरएनए कोई एक ही होगा। इसमें कोशिकांग युक्त होता है, इसमें कोशिकांग नहीं होता है। यह एंटीबायोटिक से नष्ट होता है, यह एंटीबायोटिक से नष्ट नहीं होता है। इसमें बाइनरी फ्यूजन द्वारा प्रजनन होता है, इसमें बाइनरी फ्यूजन द्वारा नहीं होता है। यह वातावरण और किसी दूसरे परपोषी में भी वृद्धि करेगा, जबकि यह सिर्फ और सिर्फ परपोषी में ही वृद्धि करेगा। तो यही सब कुछ जो है इसका अंतर है, मैंने आपको बताया। और वही चीज़ें है, यह यूकोरियोटिक मतलब बैक्टीरिया यूकोरियोटिक, जबकि यह प्रोकैरियोटिक, इसमें वाल्व कोशिका वाल्व उपस्थित, इसमें नोट उपस्थित। यह आकार में बड़े होते हैं वायरस से, जबकि ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। यही अंतर है। आपको वायरस और बैक्टीरिया के बारे में अंतर पूछेगा तो बता दीजिएगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ हम सीखने के लिए बता दें, माइक्रोबायोलॉजी का ही यह क्वेश्चन है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि वायरस और अन्य सूक्ष्म जीवों में क्या अंतर है। अन्य सूक्ष्म जीव का मतलब हो गया बैक्टीरिया, फंगस, समझ गए, प्रोटोजोआ, अन्य अन्य अलग अलग जो है आपके सूक्ष्म जीव होते हैं। तो एक साइड हम रखते हैं वायरस को, और एक साइड जो है अन्य सूक्ष्म जीव, जिसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस कुछ भी हो सकता है, समझ गए। तो एक है सूक्ष्म जीव इस साइड, और एक साइड है आपका वायरस। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, चलिए देखते हैं।
वायरस यह सजीव तथा निर्जीव की सीमा पर होते हैं तथा केवल परपोषी कोशिकाओं में ही प्रजनन करते हैं। माय डियर बता दें, कहीं कहीं किसी किसी कंडीशन में यह सजीव के रूप में, कहीं कहीं निर्जीव के रूप में, इसीलिए इसे दोनों के सीमा में कहा जाएगा। ओके, और यह केवल और केवल परपोषी कोशिकाओं में ही प्रजनन करता है। ओके, जबकि यह अन्य सूक्ष्म जीवों में स्वतंत्र होकर भी जीवित रहता है। मतलब यह जो है अन्य सूक्ष्म जीवों के रूप में भी जो है किसी में भी जीवित रह सकता है, जबकि यह केवल परपोषी में ही। ओके, वायरस सजीव है। सजीव कैसे है? इनमें न्यूक्लियक अम्ल होता है। यह सजीव की भांति वृद्धि करता है तथा प्रजनन करता है। समझ गए? प्रजनन करके ही नहीं वृद्धि करेगा किसी चीज़ में, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे कब होगा? जब प्रजनन करेगा तब ना। प्रजनन करवे नहीं करेगा तो वृद्धि कैसे होगा? तो वायरस प्रजनन करता है, इसमें न्यूक्लियक अम्ल है, यह सजीव के भांति प्रजनन करता है, इसलिए इसे एक रूप में हम सजीव कहते हैं। समझ गए? जबकि अन्य सूक्ष्मजीव पूर्णतः सजीव के कैटेगरी में आते हैं। समझ गए? एक चीज़ को ध्यान में रखना है। अब देखिए होता यह है कि किसी किसी कंडीशन में वायरस सजीव के रूप में मिलेंगे, कहीं कहीं वायरस के रूप जो है निर्जीव के रूप में भी मिलता है, जबकि अन्य जो सूक्ष्मजीव होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ सजीव के रूप में ही आपको मिलेंगे। समझ गए? तो वायरस इसीलिए लोचा वाला बीमारी उत्पन्न करता है, क्योंकि यह आपको वृद्धि करता है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कब यह सजीव है कब यह निर्जीव है। तो सजीव वाला पता कैसे करेंगे? जब यह न्यूक्लियक अम्ल इसमें होगा, यह प्रजनन करेगा किसी दूसरे के भांति, तो यह जो है सजीव के रूप में होगा। लेकिन निर्जीव यह कब होता है? क्योंकि इसमें केंद्रक और प्रोटोजोआ का अभाव होता है। समझ गए? इसमें केंद्रक और प्रोटोप्लाज्म का अभाव होता है, इसलिए यह निर्जीव के रूप में है। परपोषी कोशिका के बाहर अक्रिय होता है, और यह जो है किसी परपोषी कोशिका के बाहर जैसे ही होता है तो यह जो है अक्रिय हो जाता है, डिसएक्टिव हो जाता है, इसीलिए इसे निर्जीव है, निर्जीव कहते हैं। तो निर्जीव इसलिए कहते हैं और सजीव इसलिए कहते हैं, यानी यह दोनों के बीच का खेल है। समझ गए? कौन? वायरस। जबकि अन्य जो भी सूक्ष्मजीव है यह पूर्णतः सजीव के कैटेगरी में आते हैं। यह किसी भी सजीव जीवित में रह सकता है स्वतंत्र रूप से। समझ गए? जबकि यह केवल जो है परपोषी वाला में ही रहता है। समझ गए? और यह जो है सजीव और निर्जीव के बीच में रहता है बेचारा। समझ गए? वायरस वाला। तो यह वायरस और अन्य सूक्ष्मजीवों के बीच में कुछ अंतर है। समझ गए होंगे कि वायरस क्या है और अन्य सूक्ष्मजीव क्या है। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक और अच्छा प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आर्टरी और वेन यानी सीरा में क्या अंतर है। बहुत लोग इस उलझन में फंस के रह जाते हैं कि धमनी और सीरा, आर्टरी और वेन होता क्या है। देखिए नस, बहुत लोग जो है बड़ी आसानी से जो है नस कह देता है, लेकिन उनको पता ही नहीं रहता है कि यह नस होता क्या है। नस इसी धमनी, इसी वेन और इसी कैपिलरीज को हम लोग नस कहते हैं। समझ गए? नस क्या होता है? रक्त के नली होता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि किस नस में कौन सा रक्त होता है, तो उसी को हम लोग धमनी, आर्टरी और फिर वेन, सीरा या फिर कैपिलरीज कहते हैं, केशिकाएं। तो कैपिलरीज तो आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आज आर्टरी और वेन के बीच में अंतर पढ़ेंगे। यही दो महत्वपूर्ण जो है हमारे ब्लड में जो है वेन होता है। समझ गए? सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, नस होता है। ओके, चलिए देखते हैं। आपके सामने है यहाँ पे स्पष्ट रूप से, एक साइड है आर्टरी, एक साइड है वेन। समझ गए? जो लोग का इंग्लिश वाले हैं उनको जो है इंग्लिश में करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये धमनी क्या है? ये वे रक्त वाहिनी, वाहिनी मतलब क्या होता है? नली, रक्त की नली। समझ गए? तो कहता है कि यह वे रक्त वाहिनी है जो रक्त को हृदय से लेकर विभिन्न अंगों की ओर लेकर जाता है। धमनी का क्या काम होता है? यह भी एक नली है, यह भी एक नली है, मीन्स यह भी एक नस है, यह भी एक नस है। नस मतलब नली, रक्त की नली, जिसको हम लोग साइंस के भाषा में वाहिका कहते हैं, हिंदी में रक्त की वाहिका। समझ गए ना। तो धमनी जो होता है यह ब्लड को, चूँकि हृदय हमारा पंप करता है शुद्ध ब्लड को, और वह पंप करने के बाद अन्य अंगों तक भेजता है। तो हृदय से ब्लड जो है कौन लेकर जाता है? यही हमारा आर्टरी जो है अन्य अंगों की तरफ लेकर जाता है। समझ गए? हार्ट से। जबकि जो वेन बेचारा होता है, यह सिराएं, वे रुधिर, रुधिर मतलब रक्त, रक्त वाहिनी है जो रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की तरफ लाता है। मीन्स क्या समझे कि यह शुद्ध ब्लड को हृदय से अन्य अंगों तक ले जाएगा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। जबकि वेन जो सीरा होता है, यह अन्य अंगों से जो रक्त है पहले वाला अशुद्ध रक्त, उसको लेकर हृदय तक वापस जो है पहुंचाता है शुद्ध करने के लिए। तो वेन यही होता है। समझ गए? पल्मोनरी धमनी के अतिरिक्त सभी धमनियां में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अब आपको यहाँ पे मैंने पहले भी पढ़ाया था कि पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी के कंडीशन में उल्टा हो जाता है, यानी पल्मोनरी
आर्टरी यानी पल्मोनरी धमनी रहेगा तो इसमें अशुद्ध रक्त बहेगा, जबकि धमनी में क्या बहता है, शुद्ध रक्त। लेकिन जैसे ही पल्मोनरी लिखा जाएगा तो यहाँ पे अशुद्ध का चर्चा हो जाएगा धमनी वाला में। और जैसे ही पल्मोनरी वेन आ जाएगा, पल्मोनरी शिरा की बात आ जाएगा, तो चूंकि सीधा जो वेन है, शिरा है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन जैसे ही पल्मोनरी वेन आ जाएगा तो इसका मतलब होगा कि इसमें शुद्ध रक्त होगा। समझ गए, पल्मोनरी के कंडीशन में दोनों समझ गए। चलिए, तो वही कहता है कि पल्मोनरी धमनी के अतिरिक्त, मतलब पल्मोनरी धमनी के अलावा जितने भी धमनी सिर्फ है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, सिर्फ पल्मोनरी धमनी में ही अशुद्ध बहेगा। ओके, जबकि पल्मोनरी शिरा में जो होता है शुद्ध रक्त बहेगा। इसके अलावा जितने भी वेन्स शिराएँ हैं सब में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। समझ गए चीज़ों को, यही चीज़ को आपको मोस्टली समझना है। समझ गए, आगे चलिए। अब आगे यहाँ पे बात यह है, देख लीजिए, धमनियों की दीवारें मोटी तथा लचीली होती है। जो धमनी होता है इसके दीवार जो होता है, वाल्व जो होता है, यह बहुत ज़्यादा मोटी और लचीली होती है। समझ गए, जबकि वेन की दीवारें पतली और कम लचीले होते हैं। समझ गए ना, इसीलिए ये जो है ब्लू ब्लू वाला जो लाइनिंग होता है वह हमारा दिखता है। समझ गए, ब्लू ब्लू वाला जो आपको नस दिखता है वह सच में तो यह वेन ही होता है। समझ गए ना, चूँकि यह पतला होता है इस कारण से दिख जाता है। धमनियों का भीतरी व्यास कम होता है, चूँकि यह मोटा होता है इसलिए अंदर का व्यास जो है क्या होता है, कम होता है। जबकि इनकी भीतरी व्यास अधिक होता है क्योंकि यह पतला ज़्यादा होता है। अब मानिए कोई पाइप है, मोटा है, अंदर से भी मोटा है, तो मोटा है तो उसका अंदर जगह कम होगा। समझ गए, लेकिन कोई पतला पाइप है, लेकिन उसके अंदर का जो डायमीटर व्यास होगा वह अधिक होगा पतला वाला का। समझ गए ना, इनमें कपाट नहीं होता है, धमनी में कोई कपाट नहीं होता है। जबकि वेन में जगह जगह पर बाल्ब लगे होते हैं, कपाट लगे होते हैं जो खुलने का और बंद होने का काम करता है। समझ गए, इस चीज़ को समझना है। इनमें कपाट नहीं होते हैं, समझ गए, इनमें कपाट होते हैं। इसका रंग गुलाबी सुर्ख लाल होता है, मतलब यह बिल्कुल लाल चमकीला होता है। जबकि इसका रंग नीला और बैगनी कलर के होता है। समझ गए, वेन वाला का, चूँकि इसमें डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजनेट ब्लड होता है। समझ गए ना, इनमें रुधिर अधिक दबाव के कारण झटके से बहता है। चूँकि यह हार्ट की तरफ से आया हुआ ब्लड है, ऊपर से नीचे की तरफ सब संपूर्ण ब्लड बॉडी में जाता है, तो इसमें ब्लड जो है दबाव के साथ, झटके के साथ आगे की तरफ बढ़ता है। इसमें रुधिर कम दबाव के कारण समान गति से बहता है। समझ गए, ये रुधिर के अभाव में चिपकती नहीं है, यह रुधिर के अभाव में चिपकती नहीं है आपस में। समझ गए, रुधिर न रहने पर चिपक जाती है। जबकि जो वेन होता है अगर इसमें ब्लड नहीं रहेगा तो यह जो है चिपक जाएगा। चिपक क्यों जाएगा, क्योंकि यह पतला और कम लचीला होता है। समझ गए, लेकिन यह जो है ज़्यादा लचीला और सख्त होता है, तो इसलिए यह चिपक जाएगा। वेन में जैसे ही ब्लड कम पड़ेगा यह क्या होगा, चिपकने लगेगा। जबकि इसमें ब्लड का कमी भी हो जाएगा आर्टरी में, तो यह नहीं चिपकेगा बेचारा। समझ गए, यह प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होता है। ये जो आर्टरी होता है, यह नली जो होता है, यह त्वचा से अंदर की तरफ गहराई में जो है होता है, इसीलिए यह नहीं दिखता है। जबकि यह प्रायः त्वचा के नज़दीक होता है, इसीलिए हमारे हाथ उथ में नस दिख जाते हैं गुलाबी बैगनी कलर के, और वही हमारा सीरा वाला होता है। समझ गए ना, तो ये चीज़ को समझ लेना है। ओके, आगे है, इनमें हर समय कुल रक्त का 15% रहता है। इसमें आर्टरी में हमेशा जो है कुल रक्त का 15% रहता है, क्योंकि यह ऑक्सीजनेट रक्त रहता है, इसलिए बॉडी के सभी भाग में जाना रहता है, इसलिए हमेशा 15% ही रहता है। जबकि इनमें हर समय कुल रक्त का 64% रक्त जो है आपके संपूर्ण बॉडी में रहता है। समझ गए, तो ये चीज़ को ध्यान में रखता है, यानी वेन में ज़्यादा ब्लड रहता है, आर्टरी में कम रहता है। ये चिपकता नहीं है, समझ गए, ये चिपक जाता है। यह त्वचा के समीप होता है, जबकि यह त्वचा के गहराई में होता है। यह जो है गुलाबी लाल होता है, यह नीला बैगनी होता है। समझ गए, इसमें कपाट नहीं होते हैं, इसमें कपाट जगह जगह होते हैं। समझ गए, समझ गए, इसका भीतरी व्यास कम होता है, इसका जो है ज़्यादा होता है व्यास। यह मोटी दीवार लचीले होते हैं, यह पतली और कम लचीले होते हैं। समझ गए, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। समझ गए ना, तो यही चीज़ है। यह हृदय से संपूर्ण अंगों तक जाता है, जबकि यह संपूर्ण अंगों से हृदय की तरफ जाता है, यही इसका अंतर है। बस आर्टरी वेन को समझ गए। चलिए, तो ये चीज़ को समझ गए आप लोग, आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे एक और अच्छा प्रश्न है माय डियर। अब यहाँ पे है, कहता है डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन। देखिए कहीं कहीं आपको जो है ये चीज़ें का अंतर जो है हिंदी में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर जो है आपको डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन दोनों का मतलब एक ही लिखा हो सकता है। लेकिन समझ लीजिए, डिसइंफेक्शन विसंक्रमण और स्टरलाइजेशन कीटाणुनाशन, दोनों का मतलब ही विसंक्रमण होता है। लेकिन डिसइंफेक्शन के मतलब भी जो है विसंक्रमण और स्टरलाइजेशन के मतलब कीटाणुनाशन। दोनों ऐसा विधियां हैं जो सूक्ष्म जीवों को संक्रमण को रोकता है, समझ गए, जीवों को नष्ट करने के काम में आता है। दोनों जो है मेथड है आपका कीटाणुनाशन का। विसंक्रमण और कीटाणुनाशन में क्या अंतर है, यह जो है आपको संक्रमण मुक्त करने का तकनीक है, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन। अब प्रभाव के हिसाब से दोनों अलग अलग है। विसंक्रमण क्या है, कीटाणुनाशन क्या है, कौन ज़्यादा प्रभावी है, चलिए आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। ओके, सामने है आपके विसंक्रमण और इधर है कीटाणुनाशन। ओके, देखिए विसंक्रमण का अर्थ है सतह एवं वस्तुओं से अत्यधिक हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु को हटा देना या साफ कर देना, जबकि कीटाणुनाशन का अर्थ है सतह एवं वस्तुओं से सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं जो हानिकारक है या नहीं है सबको मार देना। अब यहाँ पे सीधा समझ लीजिए, कीटाणुनाशन स्टरलाइजेशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि इसको इस चीज़ से मतलब नहीं रहेगा कि कौन से चीज़ पर किस प्रकार के सूक्ष्म जीव है या नहीं है। यह जड़ से किसी भी सूक्ष्म जीव के जड़ से साफ कर देता है, नष्ट कर देता है, मार देता है, समझ गए। लेकिन विसंक्रमण वाला यह जो है क्या करता है, यह सभी तरह के, यानी डिसइंफेक्शन एक मेथड है जिसके जरिए हम सभी तरह के सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब जो पावरफुल अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, सूक्ष्म जीव होगा, उसको बेचारा विसंक्रमण वाला नहीं कर पाता है। यह सिर्फ जो है किसी वस्तु के सतह से या फिर हानिकारक सूक्ष्म जीवों से जो है यह जो है साफ सुथरा कर देता है। लेकिन कीटाणुनाशन स्टरलाइजेशन ऐसा है जो किसी भी वस्तु के सतह से किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव को जो हानिकारक हो या नहीं हो सबको यह मार देता है, ख़त्म कर देता है। यानी इसका मतलब है कि विसंक्रमण तकनीक अगर अपनाइएगा डिसइंफेक्शन वाला, तो थोड़ा देर के लिए साफ तो कर दीजिएगा, लेकिन फिर जो है इससे संक्रमण जो है पनप सकता है। लेकिन कीटाणुनाशन ऐसा मेथड है कि इसके उपयोग करने से जो संक्रमण फैलने का जो प्रसार दर है वह बिल्कुल न के बराबर होगा, क्योंकि यह जड़ से ही नष्ट कर देता है, समझ गए। विसंक्रमण जीवाणु बनने वाले स्पोर पर कोई असर नहीं करता है। अब जो स्पोर होता है इसी पर कोई असर नहीं करता है, मीन्स जड़ से यह नष्ट नहीं करता है, जिसके कारण छोटे छोटे जो इसके अंडे हो सकते हैं वह सब जो है इस पर रह जाते हैं, जिसके कारण फिर से संक्रमण उत्पन्न हो सकता है। लेकिन कीटाणुनाशन यह जो है स्पोर को भी मार देता है, यानी जड़ से ही नष्ट कर देता है, समझ गए। विसंक्रमण अधिकतर सतह एवं वायु को विसंदूषित करता है। मतलब ये जो डिसइंफेक्शन होता है, समझ गए ना, डिसइंफेक्शन जो होता है यह जो है अधिकतर किसी वस्तु के सतह पर या फिर वायु वातावरण को यह जो है संदूषित करेगा, मतलब साफ कर सकता है, समझ गए। लेकिन कीटाणुनाशन जो होता है यह इसके द्वारा खाना, दवाई, शल्य चिकित्सा में प्रयोग होने वाले औजार को भी विसंदूषित कर सकता है। कीटाणुनाशन जो होता है यह जो है खाने वाले किसी बर्तन, दवाई, समझ गए, सर्जरी में उपयोग आने वाले औजार, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सबको भी जो है यह कर सकता है, समझ गए। चलिए ये हो गया। अब मान गए आप डिसइंफेक्शन के जरिए किसी सर्जिकल इक्विपमेंट को साफ कीजिएगा, तो चूंकि डिसइंफेक्ट उतना प्रभावी नहीं है, यह जड़ से ख़त्म नहीं करता है सूक्ष्म जीवों को, तो मान गए डिसइंफेक्शन कर दीजिएगा और उसी से किसी को सर्जरी करने जाइएगा तो इन्फेक्शन होने का, तो चूंकि इससे होता ये है कि फिर से जो है संक्रमण फैल सकता है, तो सर्जरी वाला इक्विपमेंट से करने पे फिर से संक्रमण पनप सकता है। तो ये जो है यही है, समझ गए। अब बाकी ये तो कंप्लीट कर देता है बेचारा। इसमें प्रयोग होने वाला जो रसायन है आपके सामने में है, देख लीजिए। फेनॉल हो गया, ब्लीच हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, हीटिंग मतलब ताप हो गया, पाश्चुराइजेशन हो गया। तो यह हो गया ये सब उपयोग होने वाले तरीके डिसइंफेक्ट में। जबकि कीटाणुनाशन में ताप, बहुत ज़्यादा खतरनाक ताप, केमिकल पदार्थ, हाई प्रेशर अत्यधिक दाब, ऑटोक्लेव और विकिरण द्वारा, तो यह सब जो है स्टरलाइजेशन मेथड में अपनाया जाता है, जबकि ये डिसइंफेक्ट में अपनाया जाता है। याद रखिएगा, फिनॉल, ब्लीच, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हीटिंग, पाश्चुराइजेशन डिसइंफेक्ट में, ओके। जबकि ताप,
रसायन पदार्थ, अत्यधिक दाब, ऑटोक्लेव, विकिरण का प्रयोग, ये सब के उपयोग जो है आपको स्टरलाइज मेथड में किया जाता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलिए। अब यहाँ पे एक और खूबसूरत प्रश्न है, कहता है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में अंतर बताना है हमको। समझ गए? क्या बताना है? पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी में क्या अंतर है, इसको बताना है। देखिए, आपको ये वो एक क्वेश्चन जो है इस तरीका से भी पूछता है। क्या पूछता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछेगा कि एक्टिव एक्सरसाइज और पैसिव एक्सरसाइज में अंतर बताइए फंडामेंटल में। तो यहाँ पे है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी है, यह भी आपका बायोसाइंस का है। समझ गए? बायोसाइंस का, माइक्रोबायोलॉजी का। ओके, यह प्रतिरक्षा अधिक समय तक या जीवन भर सक्रिय रहते हैं। जो एक्टिव प्रकार का जो इम्यूनिटी होता है ना, यह आपके जीवन भर या फिर अधिक समयों तक जो है आपके बॉडी में एक्टिव रहता है। ओके, जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी होता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, यह बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाता है। समझ गए? यह प्रतिरक्षा शरीर में, ठीक है ना, यह प्रतिरक्षा शरीर में किसी संक्रमण या विषाक्त टीका लगने के बाद उत्पन्न होता है। जैसे जैसे आप बीसीजी के टीका ले लीजिएगा, तो बीसीजी के टीका बच्चे में लेने के बाद 18 से 20 साल तक जो है यह सुरक्षा देता है टीबी से। समझ गए? तो 18 से 20 साल एक लंबा अवधि हुआ ना, तो वही जो है यह प्रतिरक्षा शरीर में किसी संक्रमण या विशेष टीका लेने के बाद उत्पन्न होता है। समझ गए? यह प्रतिरक्षा शरीर में किसी अन्य शरीर में उत्पन्न प्रतिपिंडों को प्रवेश कराने पर उत्पन्न होता है। निष्क्रिय जो होता है, यह बाहर से कोई छोट मोट हम लोग वैक्सीन लेते हैं तो उससे हमारे बॉडी में उत्पन्न होता है इस प्रकार के इम्यूनिटी। तो यही पैसिव वाला हो गया। ओके, रोगाणु के आक्रामक होने पर यह धीरे धीरे विकसित होकर रोगाणु को नष्ट करता है। अब जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है, यह हमारे बॉडी में धीरे धीरे जनरेट होता है और धीरे धीरे आक्रमण करता है और जो सूक्ष्म जीव है उसको पहचान के नष्ट कर देता है। जबकि जो यह निष्क्रिय वाला है, यह रोगाणु को तुरंत नष्ट कर देता है, मतलब यह तुरंत अटैक करता है और जल्दी से अपना प्रभाव दिखाता है और जल्दी यह नष्ट भी हो जाता है। लेकिन यह धीरे धीरे चलता है, जिसके कारण यह जल्दी से पहचानता नहीं है और धीरे धीरे जो है यह रोगाणु को नष्ट करता है, लेकिन यह ज़्यादा दिन तक चलता है। समझ गए? जैसे हमारे बॉडी खुद से जनरेट करता है इम्यूनिटी, तो वह भी हमारा एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर ही आता है। इसमें रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम भाग लेता है। इसमें होता यह है कि इसमें रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम भाग लेता है, जबकि इसमें रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम प्रेरित नहीं करता है। समझ गए? चीज़ को ध्यान में रखना है। यह प्रतिरक्षा अस्थायी होता है, यह अस्थायी होता है। तो यही एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के अंतर मैंने आपको बताया कि यह अधिक समय तक या जीवन भर चलने वाला होता है, यह जल्दी समाप्त हो जाता है इसका असर। समझ गए? यह शरीर में किसी संक्रमण या विशेष टीका लगने के बाद उत्पन्न होता है। मतलब यह आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन हुआ तो आपका खुद का बॉडी भी इम्यूनिटी जो है जनरेट करता है, तो आपका बॉडी खुद से भी जनरेट करेगा किसी संक्रमण के होने पर या फिर किसी टीके के लेने के बाद भी उत्पन्न होता है। समझ गए? जबकि यह शरीर में किसी अन्य बॉडी से उत्पन्न प्रतिपिंडों को प्रवेश कराने पर भी होता है। जैसे माँ से बच्चों में जो है, माँ के दूध में जो है कुछ ऐसे इम्यूनिटी होते हैं जो बच्चे को मिलता है, तो वह भी एक जो है ये पैसिव इम्यूनिटी की तरह ही काम करता है, जो एक शरीर से, माँ के शरीर से बच्चे को शरीर में मिल रहा है। समझ गए ना? यह रोगाणु को धीरे धीरे पहचानता है, नष्ट करता है, जबकि यह तुरंत नष्ट करता है। इसमें रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम भाग लेता है, इसमें प्रेरित नहीं करता है। यह अस्थायी होता है, यह अस्थायी होता है। तो मतलब यह टेम्पोररी वाला है, यह जो है परमानेंट वाला इम्यूनिटी होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे है अब यहाँ पे एक और ज़बरदस्त अच्छा प्रश्न है आपके लिए। कहता है ब्लड और लिम्फ में क्या अंतर है। बहुत लोग ब्लड को तो समझ जाते हैं, लेकिन पूरा फर्स्ट ईयर पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको लिम्फ के बारे में जो है लसिका के बारे में पता ही नहीं रहता है। ऐसे तो मैं लसिका पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ जानना है कि आखिर लसिका और रक्त में क्या अंतर है। क्योंकि जिस प्रकार से ब्लड हमारे बॉडी में एक द्रव के रूप में है, क्रिस्टल द्रव के रूप में, उसी प्रकार से लसिका भी हमारे बॉडी में ब्लड के तरह ही रहता है, बट इससे बिल्कुल अलग होता है ब्लड से। ब्लड हमारा दिखने में लाल होता है, जबकि यह जो है रंगहीन होता है। समझ गए? तो ये चीज़ को समझना है। देखिए, रक्त गहरे रंग का जैविक द्रव है, वायलेट फ्लूइड है। रक्त जो है एक गहरे रंग का लाल जैविक द्रव है। समझ गए? जबकि लसिका रंगहीन जैविक द्रव है, यह भी वाइटल फ्लूइड ही है, लेकिन यह एक रंगहीन है।
समझ गए ना, दोनों में अंतर। यह धमनी, वेन और केशिकाएं यानी कैपिलरीज में बहता है। मतलब जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में आर्टरी, वेन और कैपिलरीज में बहता है, पता है अभी पढ़ाए ऊपर। लसिका जो है विशिष्ट लसिका वाहिनी लिम्फेटिक्स में बहता है। लसिका के लिए एक अपना अलग ही लसिका वाहिनी होता है जिसमें ये बेचारा जो है अपना प्रवाहित होता है। ओके। शरीर में रक्त का बहाव चक्रीय साइक्लिक होता है, जबकि लसिका का बहाव हमेशा अंगों से हृदय की ओर होता है। तो याद रखिएगा, लसिका में एक ही साइड रक्त बहता है, वह भी अंगों से हृदय की तरफ, जबकि इसमें चक्रीय होता रहता है। समझ गए, साइक्लिक। रक्त संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। रक्त अपने साथ संपूर्ण बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है, जबकि लसिका शरीर के तंत्रों से अपशिष्ट वेस्ट को बाहर निकालती है। मतलब लसिका जो है यह जो है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालता है, जबकि यह बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है। समझ गए। आगे है, रक्त को छानकर शुद्ध करने का कार्य किडनी गुर्दा करता है, जबकि लिम्फ का शुद्धिकरण का कार्य खुद लिम्फ नोड्स करता है। समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। रक्त को हृदय द्वारा गति प्रदान की जाती है। रक्त को कौन पंप करता है? हार्ट। लेकिन लसिका को गति जो है शरीर के विभिन्न गतियों जैसे पेशी गति द्वारा जो है इसे मूवमेंट मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि लसिका के लिए कोई हार्ट जैसे पंप नहीं होता है, इसमें पेशीय गति द्वारा गति मिलता है, जिसके कारण यह आगे की तरफ जो है जाता है, जबकि हर्ट को तो पंप किया जाता है जिससे हर्ट से गति मिलता है। समझ गए ना। आगे देखिए, आगे है रक्त को हृदय द्वारा गति, ये चीज़ हो गया। यहाँ पे रक्त निर्माण की प्रक्रिया जन्म के उपरांत प्रधानतः लंबी अस्थियों में होती है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? पता है आपको, बोन मैरो में होता है। और यह बोन मैरो कहाँ होता है? लंबी अस्थि जहाँ पे होता है वहाँ पे पाया जाता है। तो वह जन्म के बाद जो है ये चीज़ें होने लगता है। लेकिन लसिका का निर्माण रुधिर आपूर्ति ऊतकों में होता है। मतलब लसिका का निर्माण जो है रुधिर आपूर्ति जो ऊतक है उस ऊतक से होता है। ऊतक के चारों ओर जो छनने की क्रिया होती है ना, जो छनने के बाद जो रिसाव होता है उसी से जो है इसका जो है निर्माण होता है। मतलब यह जो है एक तरल टाइप का होता है जो ऊतक के आसपास मौजूद रहता है, और यह जो है ऊतकों से रिसाव होने के बाद जो है इसका निर्माण होता है। इसीलिए इसे जो है बिना कोई रंग का होता है, चूँकि यह जो है रिसाव करके निकलता है बॉडी से, लीकेज करने, ऊतक से लीकेज होकर, ऊतक के चारों ओर से यह लीकेज होकर निकलता है। समझ गए। तो ये आपका हो गया लसिका और रक्त में अंतर। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। लसिका जो है ब्लड में जिस प्रकार से WBC काम करता है उसी प्रकार से हमारे बॉडी में लिम्फ यानी लसिका भी करता है। लसिका भी जो है हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से क्या करता है? बचाने का काम करता है। समझ गए। तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान देके रखना है। ठीक है। तो माय डियर, हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग को यह 30वां वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप लोग PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग पढ़िएगा। ओके, चलिए हम यहाँ पे मिलेंगे। और जो लोग को अगर इंग्लिश में, इसके लिए हम इंग्लिश यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन मैं बता दूँ जो लोग को इंग्लिश में चाहिए वो अपना स्क्रीनशॉट ले लेकर ट्रांसलेट कर लीजिएगा और इंग्लिश में अपना कर लीजिएगा। ठीक है। इस वीडियो इसका इंग्लिश थोड़ा सा डिफिकल्ट है देना, समझ गए। बाकी सबका तो इंग्लिश हिंदी मिलता ही है। चलिए हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।